नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह जी। मितेंद्र जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मितेंद्र जी, आपके नाम के साथ आपने अपने पिता का नाम जोड़ा हुआ है और वह मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े जुझारू नेता थे, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व थे। तो जब राजनीति में आपने उनकी विरासत को संभालने का फैसला किया, तब परिदृश्य ऐसा था वर्तमान में कि कांग्रेस से भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, क्योंकि संभावनाएं ज़्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप थोड़ा बड़ा है, विराट है। तो आपने कांग्रेस और संघर्ष को क्यों चुना? नवीन जी, जिस तरीके से मेरे पूज्य पिताजी ने मेरी परवरिश की, उसके अंदर उन्होंने एक बात हमेशा कही थी, जीवन में कोई भी मुकाम पाओगे तो आदमी अपने चरित्र से पाएगा। तो जो व्यक्ति का चरित्र होता है वह उसका आधार होता है आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे आज भी वो बातें याद हैं उनकी। तो उन्होंने बोला, जीवन में शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि जब शॉर्टकट लेते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं अपने चरित्र से खिलवाड़, कहीं ना कहीं चरित्र को दांव पे रखते हैं। तो पहला नियम जीवन का एक ही बनाना, जिस व्यक्ति का चरित्र निर्माण है उस व्यक्ति के पास वो जीवन में हर चीज रहेगी इस कलयुग में जो वो पाना चाहता है। अक्सर हम कुछ पाने के लिए अपने चरित्र को दांव पे लगा देते हैं। तो मैं ये मानता हूं, जब मेरे पूज्य पिताजी ने पूर्ण भाव और भावना से कांग्रेस का साथ दिया हर पल, और जब वो अंतिम सांस में भी कांग्रेस पार्टी के आंदोलन में जब वो शहीद हुए, तो मैं कैसे जा सकता हूं उस लालच के लिए जहां पर मैं को देखता, ना कि अपने पिता के संघर्ष को देखता। और जब हम रामायण को आधार मानते हैं, प्रभु राम को आधार मानते हैं, कृष्ण को आधार, तो जाहिर सी बात है जब वो अपने पिता के सिर्फ इस भाव से कि आपको वन जाना है, तो उन्होंने ये सवाल नहीं किया क्यों जाना है, किस लिए जाना है। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है कि पिता के दिए हुए रास्ते पे हर एक पुत्र को चलना चाहिए, और पुत्र वही है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। मानस में कुल लेख आया है कि मात पिता और गुरु की बानी, बिना विचार करिए सब जानी। कोई विचार नहीं, जो बोला तो सो भी होगा। तो ऐसा इस पद पर आने के पहले भी आपने तमाम दायित्वों का निर्वहन किया, संघर्ष किया। तो जब एक इतना बड़ा दायित्व मिला और उस समय जब संघर्ष की पराकाष्ठा है, तो कहते हैं कि मतलब जब महफिल में थोड़ी सी बेनूरी है तब शम्मा जली है, तो फिर महफिल जमा पाएंगे। मैं एक ही बात कहूंगा कि जब सोने को आप तपता है ना, तभी वो निखरता है। और हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खदान में संघर्ष करने के बाद। तो मैं मानता हूं कि ये संघर्ष में व्यक्ति निखरता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे उस समय जिम्मेदारी दी जिस समय पार्टी को लगता था कि मैं एक अच्छा नेतृत्व कर सकता हूं इस प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस का। और मैं कई आपसे कह देना भी चाहता हूं कि अगर आप चंबल में इसका असर देखेंगे तो चंबल में आपको प्रभाव भी दिखेगा कि जब मैं बना तब पिछले बार के रिजल्ट क्या थे चंबल के, और इस बार आपको उसमें कितनी सफलता मिली। तो ये सिद्ध होता है कि जब आप सही व्यक्ति को सही चयन के लिए चुनते हो तो वो एक उसका ऑरा होता है जो उसके लिए काम भी करता है, और फिर उसका जो कर्म भूमि होती है, कर्म भूमि के आधार पर भी बदलाव देखने को मिलता है। जी, चंबल में विधानसभा में तो अपेक्षित सफलता कह सकते हैं, लेकिन लोकसभा में जहां पूरे देश में कांग्रेस को और इंडिया को एक अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में वो शून्य हो गया। देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव लड़ा और भाजपा ने धन से लेके लोकतंत्र की जो हत्या की, और जब ये महसूस होने लगा लोगों को कि सही में ये लोकतंत्र बदलने जा रहे हैं। आपने मुंबई में उनकी एक प्रत्याशी हैं नवनीत राणा जी, अगर आपने सुना हो तो खुले मन से क्या कह रहे थे कि हम लोकतंत्र बदल देंगे। तो ये देश की जनता इतनी जागरूक है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो आज आपको दिखा, जैसे हमारे नायक राहुल गांधी जी ने एक ही बात कही मन से, अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये लोकतंत्र समाप्त कर देंगे। जनता के दिल में वो बात पहुंची, और मैं ये मानता हूं कि जनता को समझ में आया कि हां, अगर सही में लोकतंत्र की हत्या हो गई
तो जो आजादी से सांस हम भारत देश में ले रहे हैं वो भाजपा वाले खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें बात का एहसास था कि या तो अंग्रेजों ने आजादी छीनी या भाजपाइयों ने आजादी छीनी। कोई भी बात हो, चुनाव के दौरान भी आपने देखा पुलिस भेजी गई, चुनाव के दौरान आप किस तरीके से इंदौर के प्रत्याशी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जनता ने नोटा को दे दिया सबसे ज्यादा वोट। तो अब आप मुझसे ये ज्यादा अच्छा समझते हैं कि जनता का रुख कहां था इस बार। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने हर तरीके का धन, संसाधन, बल का उपयोग किया इस चुनाव के अंदर। और हां ठीक है, हम हारे, पर कहावत है कि कभी कभी शून्य से ही मंजिल की तरफ आप बढ़ते हो और उस पर्वत की तरफ आप अपने रुख बदलते हो। तो ठीक है, हम वापस से शून्य से शुरुआत करेंगे, पर उसमें आनंद और आएगा। क्यों? क्योंकि जनता को ये महसूस होने लगा है कि रिसेंटली आप देखोगे 2 दिन पहले ही हमारी कई बहनों को, यात्रा बहुत लंबी है आपकी। शून्य से आपने पर्वत की बात की, शिखर की बात की, तो शून्य से शिखर तक मतलब टिके रहना बड़ा मुश्किल है। बीच बीच में कई अप एंड डाउन्स आते हैं, कई हाईज एंड लोज आते हैं, कई ऑफर्स भी आते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि देखिए ऑफर तब भी आए थे, पर मैंने शुरुआत में अपनी एक बात कही, चरित्र। जब चरित्र के आधार पर राजनीति की जाती है तो ये लोभ लालच कहीं भी व्यक्ति के सामने नहीं टिकते, क्योंकि उसका चरित्र का प्रभाव ये होता है कि आप अपने उद्देश्य के और शिखर के प्रति इतने दृढ़ होते हैं। और जब आपने दृढ़ संकल्प ले लिया, जैसे हमारे नायक राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की जो यात्रा की, तो उससे आपको समझ में आता है और देश की जनता को समझ में आता है कि व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प ले तो परिवर्तन लेकर आ सकता है। तो वही दृढ़ संकल्प की सोच और भाव से हम अपने इस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक अच्छा प्रतिरोध तो खड़ा किया आपने, लेकिन परिवर्तन तो नहीं ला पाए। सरकार तो उनकी बनी है जी। लेकिन आप सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, मतलब एनडीए के गठबंधन की बन गई, बावजूद आप संतुष्ट हैं, खुश हैं कि ठीक है हमने किसी हद तक एक कड़ा प्रतिरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगर वो इसमें खुश हैं तो रहें इस खुशप्रेमी में। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो ये भाजपा वालों का एक नज़रिया होता है कि जब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो उसमें भी वो बुरा ढूंढते हैं। तो वही उनके साथ बीमारी है कि अयोध्या कह कह के देश की जनता के अंदर एक विचार धारणा कह दी थी कि भगवान राम को यही लाए थे, और जब राम ने ही इनको नकार दिया तो आज उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। तो जिस भगवान राम को लाने की बात भाजपा कर रही थी, पहले वो ये समझ ले, राम आपको, हमको, प्रकृति को, हर इंसान को लेकर आए थे। तो आप तो अहम में इतने डूब गए कि राम को लाए हैं का गाना बजा दिया। तो ये कहते हैं ना कि जब आप रावण की तरह अहम में चूर चूर हो जाते हो, तो आज जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था राजनीति का, अयोध्या, वो मुद्दा ही जनता ने परमानेंट समाप्त कर दिया। अब ये विकल्प ढूंढ रहे हैं, अब नया मुद्दा कहां से लाए, धर्म का। तो भगवान भी जानता है कि धर्म के नाम पे ढोंग करने वाले और सही में धर्म पर काम करने वाले उसे भी समझ में आते हैं। जी, अब मध्य प्रदेश में देखें तो प्रदेश अध्यक्ष नए, नेता प्रतिपक्ष नए, आप भी नए। तो ये जो नेतृत्व परिवर्तन है, ये ऐसा नहीं हो कि ये मतलब ये ना कहा जाए कि ये नौसिखियों की फौज खड़ी कर दी है कांग्रेस ने। देखिए क्या होता है, जब भी परिवर्तन आता है, पहले मीडिया कहती थी कि नए लोग कब आएंगे, और जब आज नए लोग आने लगे हैं तो लोग कहने लगे नौसिखिए आने लगे। पर मैं बता देता हूं, जब सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की अपनी इनिंग खेली थी तो लोगों को ये लग रहा था कि वो नौसिखिया है, पर जब उसने इनिंग खेल के प्रूफ किया तो आज वो सचिन तेंदुलकर कहलाता है। ठीक है। तो समय का इंतजार करिए, आपको समझ में आएगा कि आने वाले समय में पिच पे कौन किस तरीके से बैटिंग करने वाला है। और इनकी बैटिंग जिस तरीके से हमारी चल रही है, तो अभी आपने देखा होगा हाल में कि सरकार बनने के बाद जिस तरीके से नरसिंह घोटाले का स्कैम आया है नजर में सामने जनता के, तो इससे समझ में आने लगा है कि भाजपा का रंग और रूप क्या है। जी, युवा जोश तो सब जानते हैं, ठीक है। तो युवा जोश पूरे होश के साथ कांग्रेस को एक शक्ति दे, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है संगठन को पुनर्जीवित करने की।
भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेस का संगठन हमेशा से कमजोर रहा है। युवा कांग्रेस के सामने भी वही चुनौती है, तो क्या कुछ नया सोचा है सांगठनिक बदलाव के लिए? देखिए, पहली चीज़ ये थी कि आने के बाद जब जो मुझे संगठन मिला हमने उसके साथ काम किया। जब रिजल्ट आया तो हमें लगा कि संगठन में बदलाव की ज़रूरत है ब्लॉक लेवल तक। तो सबसे पहले हमने अभी जिला जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे उन सबकी कार्यकारिणी भंग की और नए विधानसभा अध्यक्ष, नए ऊर्जावान यूथ जो काम करना चाहता है, जैसे ही खत्म हुए तो यूथ निकल कर आया। तो जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तब से मैं घर बैठा नहीं हूं और इस बात से मीडिया बिल्कुल वाकिफ़ है। जिस तरीके से मेरे कार्य को हर जगह स्पेस दी जा रही है, तो ये मैं धन्यवाद कहता हूं मीडिया का कि वो ये समझती है कि कार्य करने वाले की काबिलियत और उसको दिखाने की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश इतना त्रस्त हो चुका है। दूसरी बात, जो आने वाले समय में हम अगस्त में अपनी नई कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बनेगी और कुछ पुराने लोग भी रहेंगे, पुराने जो संघर्षशील है, क्योंकि हमने एक सीधा नारा रखा है। वो नारा है, जो काम करेगा वो जगह पाएगा, काम करने वाले की संगठन में अब जगह है। तो इस भाव और भावना से यूथ काम भी कर रहा है कि अब वो ये समझ चुके हैं अगर हम काम करेंगे तो हमें हमारी वो जगह विस्तार रूप में मिलेगी, वरना विस्तार रूप से हमें संगठन से हटा दिया जाएगा। जब तक आप कंपटीशन क्रिएट नहीं करते हो तब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करते हो, क्योंकि ये राजनीति है। जैसे एक IAS IPS के लिए लाखों लोग पेपर देने जाते हैं, सेलेक्ट कौन होते हैं? जिसमें काबिलियत होती है। तो वो काबिलियत का आधार हमारा पहला पैमाना होगा, काबिलियत वाले को उसकी जगह दी जाए। लेकिन उतना मोमेंटम तो क्रिएट करना पड़ेगा कि लोग कांग्रेस को ज्वाइन करें। अभी तो कांग्रेस से लोग जाने की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस से वर्तमान विधायक इस्तीफा दे देते हैं, तो एक नैराश्य का भाव पैदा होता है। कैसे समझाएंगे यूथ को कि आइए कांग्रेस के साथ? आप पहले आंकड़े उठाएंगे ना, स्टैटिस्टिक, तो जाने वाले की तादाद में पता है कौन मिलेगा? जिसने सब कुछ पा लिया है और उसे और भूख है। तो गए वो लोग हैं जिनको पाने की भूख है, जिसमें लालच है, जिसमें स्वार्थ है। वो जब अपने घर का ही नहीं हुआ तो वो दूसरी पार्टी का क्या होगा? और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज कांग्रेस में वही लोग हैं जो इस भाव को रखते हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में वो देश के लिए योगदान देने वाली पार्टी है, जिससे देश का निर्माण हुआ है, ना कि देश टूटा है। क्योंकि आज भाजपा ने प्रदेश में किसको नहीं तोड़ा? आपके सामने नर्सिंग स्कैम आया, आपके सामने नीट स्कैम आया जो रिसेंट है। ये डॉक्टर से लेके नर्सों तक नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि भाजपा के साथ दिक्कत क्या है कि अगर स्वास्थ्य ही खत्म कर दिया इस देश से और स्वास्थ्य के साथ साथ आप शिक्षा भी खत्म कर रहे हो, तो इस भारत देश के ढांचे को, युवाओं को किस दिशा में ले जा रहे हो? तो ये सवाल उनके लिए है कि नीट में धांधली, नर्सिंग स्कैम में धांधली, पटवारी में धांधली, और इससे मीडिया भी वाकिफ है। अब किस तरीके से युवा इस बात को अब समझने लगा है कि उसे महसूस होने लगा है कि ये हमारे स्ट्रक्चर को ही खत्म करना चाहते हैं और इनका एक ही पैमाना है, पैसे लाओ पद पाओ। जी, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, पूरे देश में भ्रमण किया। आप भी जैसे ही सक्रिय हुए हैं अपना पद ग्रहण करने के बाद, आप मध्य प्रदेश में सत्याग्रह कर रहे हैं। क्यों? सत्य का आग्रह किससे और किस लिए? सत्य का आग्रह उस जनता से कि इस नर्सिंग घोटाले को आज अगर आपने नहीं समझा तो याद रखिएगा, इस प्रदेश में आपके बेटा बेटी की कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। सत्य को उजागर इसलिए करना पड़ेगा कि जो सत्य भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में, जो हमारा अभियान है क्या हुआ तेरा वादा के तहत जो हमने लॉन्च किया हुआ है, 2.5 लाख युवाओं को नौकरियां कब मिलेंगी, 1.5 करोड़ आवास महिलाओं को कब मिलेंगे, किसान को 2700 रुपए गेहूं के और अन्य अनाजों के कब मिलेंगे MSP रेट पे। अगर जनता को ही हम जागरूक नहीं करेंगे और जनता खुद ये सवाल नहीं पूछेगी, तो सत्य के लिए तो महात्मा गांधी जी भी रोड पर आए थे। इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि भारत देश की जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। तभी उन्होंने जागरूक करने का काम किया और इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। तो सत्याग्रह का आधार है भाजपा से आजादी, क्योंकि ये भाजपा सही में गले घोटने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से काबिज है। मतलब
कहना चाहिए बहुत मुश्किल लक्ष्य आपने लिया है, बहुत बड़ा टारगेट लिया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि असंभव नहीं है क्योंकि बीच में बेदखल भी हुई है सत्ता से कमलनाथ जी के कार्यकाल में। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये मान चुकी है कि जब ये अभी यहाँ से जब क्लीन स्वीप हुआ और विधानसभा में भी 150 के पार सीटें गई, तो भारतीय जनता पार्टी मतलब मध्य प्रदेश पर्याय बन चुकी है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, आप अपने संघर्ष से, कांग्रेस अपनी जिजीविषा से भारतीय जनता पार्टी को विदा कर देगी और खुद वापसी करेगी? मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि भाजपा बार बार राम को लाती है तो मैं उनको उन्हीं की भाषा में समझाता हूँ। रावण को भी यही एम था कि मेरे पास सबसे बड़ी सेना है, मेरे बेटों ने इंद्र को बंदी बनाया, मैंने समय काल को बंदी बनाया। पर भगवान राम को जब 14 साल का वनवास मिला तो वो भी निहत्थे थे। तो जब वो उस जंगल में 14 साल में निकले तो उन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ा, हर वर्ग के व्यक्ति को जागरूक किया, और अंत क्या हुआ कि सत्य जीता। वो सत्य जिसके आधार पे इस प्रकृति की नींव खड़ी है। लेकिन वो तो आपसे कहते हैं कि कांग्रेस को तो राम के नाम से एलर्जी है, कांग्रेस तो विरोधी है राम के नाम की, वो आपके विषय में इस प्रकार की बातें कहते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। मैं फिर वही बात पे, क्योंकि भगवान राम कुछ इतनी अच्छी बातें कह गए कि अगर दुखी होती तो एनडीए गठबंधन को अयोध्या से जिताती क्या? तो ये तो सवाल मैं वहीं खत्म कर देना चाहता हूँ जब से अयोध्या आ रहे हैं, कि अब इनको कोई ये भाव ही नहीं बनता कि ये राम का नाम भी लें अब। तो इसीलिए हम इतना जानते हैं कि अगर हम अपने कार्यों से लोगों को अवगत कराएंगे तो जनता हमेशा सत्य के साथ रही है। अब जनता भी सत्य समझने लगी है, क्योंकि अगर आपने जो ये बदलाव देखा है, 400 पार का नारा देने वाले 250 पार नहीं कर पाए, तो ये सवाल आप उनसे करिएगा कि क्या हुआ कि 400 पार का मोमेंटो क्रिएट किया, आप तो 250 भी पार नहीं कर पाए और अभी बैसाखियों पे हैं। अहम ना पाले, और वो बैसाखी भी उनकी है कि जिनका इतिहास भारत देश जानता है, तो ये उनके लिए चिंता का विषय है। हमारा काम है संघर्ष करना, हमारा काम है सत्य के लिए लड़ना, तो वो लड़ाई हम जारी रखेंगे। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है जो मैंने जीवन से सीखी है, और मैं हर मंच पे कहता हूं कि व्यक्ति को एक भाव अपने मस्तक में हमेशा रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण कहते थे, कर्मण्य वातिका रस्ते माँ फलेसु कदा आचना कर्म फल हेतु भूत माते संगोष कर्म। जैसे बीज आप बोओगे वही इस संसार में आप काटोगे। भाजपा जो बीज बोती जा रही है वो काटती जा रही है। हमने जो बीज बोए हैं उससे देश का निर्माण ही हुआ है, और कभी मीडिया ने भी ये प्रश्न नहीं किया कि ये क्यों हुआ। हमारे लोग तो इतने नैतिकता रखते थे कि अगर 2G की भी बात होती थी तो इस्तीफा दे देते थे, जो कभी पाए ही नहीं गए दोषी। इन पे तो इतने इल्जाम है, इनके अंदर नैतिकता ही नहीं रही कि मुंह से झूठे से भी कह दे कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं। ये बदलाव है इस युग का और हमारे युग का। अच्छा, आप इसको योग में बांटते हैं। वैसे तो राजनीति सबका सामान्य लक्ष्य राजनीति में ये रहता है कि वो राजनीति में आए तो वो एमएलए बन जाए, तो सांसद बन जाए और सत्ता सुख भोग ले। तो अब चूंकि जब आप आए हैं तो आपके पास एक ऐसी विरासत थी जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते थे। मतलब स्पष्ट है, वो आपके पास एक रास्ता था, सुगम रास्ता था, आपका रेड कारपेट वेलकम भी हो जाता। लेकिन आपने कांटों भरी राह चुनी। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मतलब सत्ता तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है। देखिए भैया, मैंने क्या कहा कि जीवन में आए हो तो एक कहावत है, मेरी फेवरेट लाइन है, मेरी ही बनाई हुई है, कि बड़ा बनना बड़ी बात नहीं पर अच्छा बनना बड़ी बात है। जब आप अच्छे बन जाते हो तो बड़े खुद ब खुद बन जाते हो। तो राजनीति में अच्छाई कहीं ना कहीं लोगों से दूर होती जा रही है। और मेरे पूज्य पिताजी का दिया हुआ जो भाव मैं हमेशा कहता हूं वो एक ही है कि जो भी कार्य करो उसे इस शिद्दत से करना कि उस कार्य को भी गर्व हो कि उसे तुमने किया है। तो मेरा ये मानना है कि मैं जिस दायित्व पे करूं आई शुड बी बेस्ट। जी, एक जैसे होता है ना कि सबकी अपनी एक वर्किंग स्टाइल होती है, एक अपनी कार्यशैली होती है, सबका अपना एक तरीका होता है। कोई अगर खेल की भाषा में कहें तो कोई स्क्वायर पे बहुत अच्छा खेलता है, कोई लेग पे, कोई फ्रंट फुट पे, सबकी अपनी एक शैली होती है। तो राजनीति की इस आपाधापी वाले युग में आप क्या चाहते हैं? मतलब क्या ऐसा सोच कर आए कि मतलब मैं अपने कार्यकाल में ये तो करूंगा कम से कम संगठन के तौर पर? आध्यात्मिक भाव पे राजनीति की आधार रखना।
ये सवाल का जवाब अगर आपको और कोई व्यक्ति दे दे तो मैं भाव से कह सकता हूं अपने मन के कि आध्यात्मिक राजनीति खत्म हो गई है। जिस आध्यात्मिक राजनीति पे इस देश के बड़े बड़े लोगों ने आंदोलन खड़े किए थे, इस मैंने इस प्रदेश को, इस देश को बांट दिया। मेरा ये मानना है जब तक आध्यात्मिक का बीज आपके अंदर जन्म नहीं लेता तब तक आप हम की और एक राजनीतिक विचारधारा। लेकिन वो आप पर एक तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं कि आप तो जो है अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। ये भी एक गंभीर आरोप है आप लोगों को। देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि भाजपा सिर्फ आरोप पे ही जिंदा है, काम पे जिंदा नहीं है। इन्होंने आरोप लगा लगा के ही हमारे दुनिया के लोग, भारत देश की जनता बड़ी मन और भावुक है। इसको कोई भी किसी भी भावनाओं में आपने देखा होगा कितने सीरियल बनते हैं, आदमी आंसू कैसे निकाल देता है जब वो जानता है वो सब झूठ है, फिर भी क्यों? भावनाओं में बसता है भारत देश। तो ये झूठ बोल बोल के एक सही चीज को जब कोई 100 बार बोलेगा तो आदमी को कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। और भाजपा का प्रोपोगंडा ही हमेशा ये रहा है कि चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो कि लोग ये मानने लगे कि यही सत्य है। तो भाजपा वही कार्य करने में सक्षम है और रही है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे, मैंने बस एक चीज का प्रण लिया है कि एक सेवा और एक नैतिकता और एक कहते हैं ना नीयत, व्यक्ति की नीयत तय करती है कि उसका रास्ता कितना बड़ा होगा, और नीयत से ही नीति तय ईश्वर करता है। अगर मेरी नीयत अच्छी होगी तो नीति तय करने वाला ईश्वर है, क्योंकि मैं उससे डरता हूं और दुनिया उससे डरती है। पर भाजपा ने अभी डरना बंद कर दिया था तो जवाब मिल गया। ये एक एलोन मस्क ने अमेरिका में कुछ इलेक्शन के दौरान जो है ईवीएम पर कहा कि ईवीएम से इलेक्शन जो है नहीं होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एनीथिंग कैन हैक, कोई भी मशीन है हैक हो सकती है। तो फिर पूर्व राज्य मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो है कहा कि भारत की ईवीएम उस टेक्नोलॉजी से नहीं, मतलब ईवीएम पर अभी भी संशय है। और अब एक बड़े टेक्नोक्रेट ने सवाल उठाया है। कांग्रेस लगातार ईवीएम से चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाती आई है, तो चुनाव प्रणाली को लेकर काफी मुखर है कांग्रेस। तो ईवीएम क्या मुद्दा रहेगा आपके? देखिए भैया, एक बहुत प्रैक्टिकल एक लाइन में इसका आंसर है। जैसे कि टेक्नोलॉजी कोई भी हो, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप भी जानते हो कि उसकी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अभी भी चल रही है, क्योंकि एक वो डेटाबेस सिस्टम बना हुआ है। तो ईवीएम, जब कोई भी टेक्नोलॉजी हैंग हो सकती है तो ईवीएम क्या चीज़ है? और कई बार आपने देखा होगा विधानसभा में लोगों ने प्रूव भी किया है कि कैसे हैंग हो सकती है। और बड़े बड़े नेटवर्क आपके भी हैं, थोड़े बहुत हर व्यक्ति कमाता है। तो जब वो नेटवर्कों से ये टॉप क्लास लोग कहने लगे कि इट इज बीन हैक्ड एंड इट कैन बी हैक्ड, तो जाहिर सी बात है कि वो हैक हो सकती है। तो ईवीएम हमेशा, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं करा रहा है, अमेरिका क्यों नहीं करा रहा है चुनाव? बिकॉज दे नो टेक्नोलॉजी कैन बी हैक्ड। तो इसीलिए तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और ये तो मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि ईवीएम अगर रहेगा तो हम मानते हैं ईवीएम कैन बी हैक्ड वेरी इजीली। हमेशा एक इस चुनावी प्रक्रिया हमेशा डाउट रहेगा। तो एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं ना, एक बार एक चुनाव करा के देख लीजिए बिना ईवीएम के। अभी आगामी जो चुनाव हैं अन्य राज्यों में, और जिस प्रकार से कांग्रेस को अब एक रिस्पांस मिला है लोकसभा में, बहुत मतलब एक दशक के बाद कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन वाली संख्या में आ पाया है। तो अब आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठेंगे। राहुल जी ने भी कहा है कि देश के युवाओं की आवाज़, देश की आवाज़ बनेगी कांग्रेस। तो क्या देश की आवाज़ इतनी बुलंद होगी, मध्य प्रदेश की आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि इस बार वो ऐसी गूंजेगी कि लगे कि हाँ आवाज़ आई है? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सुर मिलाने का काम होता है युवाओं का, और आवाज़ को भगत सिंह की तरह बुलंद करने का काम होता है युवाओं का। और एक भगत सिंह की लाइन है जो मैं हर जगह कहता हूँ, मेरे सीने में जो जख्म है वो फूलों के अंगारी नहीं है। मेरे सीने में जो जख्म है वो फूलों के अंगारी नहीं है, क्योंकि हम पागल हैं, पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं। तो जो पागलपन से लोग इतिहास लिखते हैं ना, और मेरी एक पेट डायलॉग भी है कि इतिहास रटा नहीं जाता है, इतिहास रचा जाता है। तो हम में वो काबिलियत है कि हम इतिहास रचने आए हैं। जब हमारा लीडर इतिहास रच रहा है, जिसे हम अपना नायक कहते हैं, कि आने वाले टाइम में मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई 10,000 किलोमीटर नहीं चल सकता है, पर हमारे नायक ने वो करके दिखाया, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की लड़ाई है न्याय की लड़ाई लड़ना, और वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सीएलपी लीडर दोनों तत्पर लड़ रहे हैं। तो हमारा काम है उनकी आवाज़ को बुलंद करने का, जो यूथ कांग्रेस करेगी और करती रहेगी। तो
मुश्किलाते राह को आसा बनाना है मुझे, दूर जाना है मुझे और चलते जाना है मुझे। तागते रफ्तार तावा आजमाना है मुझे, बढ़ते जाना है मुझे, बस बढ़ते जाना है मुझे। तो कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी लक्ष्य हो, कैसी भी स्थितियां हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी सहयोग हो, असहयोग हो, प्रतिरोध हो, अवरोध हो, हर स्थिति में हम संघर्ष जारी रखेंगे, यह कहना है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह जी का। तो उनके नेतृत्व में यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश के पटल पर एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभरे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मितेंद्र जी, आपने इतना समय दिया, हमारे साथ अपने विचार साझा किए, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद।